हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस कर रहे थे वन डायमेंशनल मोशन विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो आपने बोला कि इफ पार्टिकल इज मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, तो वो चाहे वन डायमेंशनल हो चाहे वो टू डायमेंशनल हो, हम इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई कर सकते हैं। v वेक्टर इक्वल टू u वेक्टर प्लस a वेक्टर t, s वेक्टर इक्वल टू u वेक्टर t प्लस हाफ a वेक्टर t स्क्वायर, v वेक्टर डॉट v वेक्टर इक्वल टू u वेक्टर डॉट u वेक्टर प्लस 2a वेक्टर डॉट s वेक्टर। इसको हम बोलते हैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकंड इक्वेशन मोशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। और ये इक्वेशन ऑफ मोशन केवल तब लगने वाली है जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा। एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा तभी हम इन इक्वेशंस को अप्लाई करेंगे। अब एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट है, लेकिन पार्टिकल क्या कर रहा है, वन डायमेंशनल मोशन। बोले तो पार्टिकल स्ट्रेट लाइन पर मूव कर रहा है और ड्यूरिंग द मोशन एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट। तो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है, साथ साथ वन डायमेंशनल मोशन भी है। तो अगर ये वन डायमेंशनल मोशन है तो हम इन इक्वेशन को सिंपल वे में राइट कर सकते हैं। v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर और v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s। यहां पर ये मान के चल रहे हैं कि एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट किसके डायरेक्शन में, इनिशियल वेलोसिटी के डायरेक्शन में। क्योंकि जनरली मैं इनिशियल वेलोसिटी को पॉजिटिव डायरेक्शन में लेता हूं, तो एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट अगर पॉजिटिव डायरेक्शन में तो प्लस में आएंगे और अपोजिट में आएंगे तो क्या आ जाएंगे, माइनस में आ जाएंगे। तो अपन अब डिस्कस करेंगे एक एग्जांपल डिस्कस करेंगे जो क्या होगा, वन डायमेंशनल मोशन होगा विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन होगा। तो अपन एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देखेंगे जिसको अपन प्रैक्टिकली घर पे बैठ के भी देख सकते हैं, इवन घर के बाहर निकल के भी देख सकते हैं। तो अपन डिस्कस करेंगे एन एग्जांपल ऑफ वन डायमेंशनल मोशन विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, और वह एग्जांपल है मोशन ऑफ पार्टिकल, वर्टिकल मोशन ऑफ पार्टिकल अंडर ग्रेविटी। वर्टिकल मोशन ऑफ पार्टिकल अंडर ग्रेविटी, तो वर्टिकल मोशन ऑफ पार्टिकल अंडर ग्रेविटी क्या है। लेट अस सपोज ये पार्टिकल है, पेन है, इसको जब मैं वर्टिकली अपवर्ड थ्रो करता हूं तो ये सीधा सीधा ऊपर जाता है और सीधा सीधा नीचे आता है। ये सीधा ऊपर गया और सीधा नीचे आया। बोले तो ये पार्टिकल स्ट्रेट लाइन पर चल रहा है, थोड़ी देर पहले ऊपर गया फिर वापस नीचे आया। बोले तो ये वन डायमेंशनल मोशन है। और अगर ड्यूरिंग द मोशन एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो गया तो ये क्या हो जाएगा, वन डायमेंशनल मोशन विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो वर्टिकल मोशन ऑफ पार्टिकल अंडर ग्रेविटी क्या है, एन एग्जांपल ऑफ 1D मोशन with uniform acceleration, तो अपन ने किसी पार्टिकल को वर्टिकली अपवर्ड थ्रो किया तो ये पार्टिकल सीधा सीधा ऊपर जा रहा है, सीधा सीधा नीचे आ रहा है, तो ये वन डायमेंशनल मोशन हुआ। और ड्यूरिंग द मोशन एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो ये क्या हो गया, वन डायमेंशनल मोशन विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो जब अपन इस पेन को, इस पार्टिकल को वर्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो करते हैं तो जैसे जैसे ये ऊपर जा रहा है, फिर एक जगह पर जाके इसकी वेलोसिटी जीरो हो जाती है, फिर ये वापस नीचे आता है। तो अपन ये देखते हैं आखिरकार ये ऊपर जाने के बाद नीचे क्यों आता है, क्योंकि जैसे आप इस पेन को थ्रो करते हैं तो जैसे ये मेरे हाथ से निकला, अपन डिस्कस करेंगे, जैसे ये मेरे हाथ से छूटेगा तो जैसे ये पार्टिकल आपने छोड़ दिया, इसको अपवर्ड डायरेक्शन में आपने वेलोसिटी प्रोवाइड कर दी, तो जैसे ये मेरे हाथ से छूटा तो इस पेन पर क्या हुआ, अर्थ ने क्या करा, ग्रेविटेशनल फोर्स लगाया। अर्थ ने ग्रेविटेशनल फोर्स लगाया, तो फोर्स ड्यू टू द अर्थ उसको अपन क्या बोलते हैं, फोर्स ऑफ ग्रेविटी। ग्रेविटेशनल फोर्स ड्यू टू द अर्थ उसको अपन क्या बोलते हैं, फोर्स ऑफ ग्रेविटी। आप शायद पढ़कर आए होंगे, न्यूटन साहब ने बोला था, इन यूनिवर्स एवरी बॉडी अट्रैक्ट अनदर बॉडी एंड द अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन टू बॉडीज इज नोन एज
ग्रेविटेशनल फोर्स। तो आपकी जो अर्थ है ये भी क्या करती है, सारी बॉडीज को अपनी तरफ क्या करती है, अट्रैक्ट करती है। अर्थ की वजह से इन बॉडीज पर लगने वाले इस ग्रेविटेशनल फोर्स को अपन फोर्स ऑफ ग्रेविटी भी बोलते हैं। तो अपन यूं मान के चलते हैं कि आपकी अर्थ ने अपने चारों तरफ एक फील्ड प्रोड्यूस कर रखा है, एक इनविजिबल फील्ड प्रोड्यूस कर रखा है, जो आपको आंखों से तो दिखता नहीं है, लेकिन उस इनविजिबल फील्ड के अंदर कोई भी बॉडी आ जाएगा तो अर्थ उसको अपनी तरफ क्या कर लेगा, अट्रैक्ट कर लेगा। तो इस इनविजिबल फील्ड को अपन क्या बोलते हैं, ग्रेविटी फील्ड। इस इनविजिबल फील्ड को क्या कर रहे हैं, ग्रेविटी फील्ड बोलते हैं। तो अपन क्या कर रहे हैं, वर्टिकल मोशन ऑफ पार्टिकल देख रहे हैं अंडर ग्रेविटी। मींस पार्टिकल का जो वर्टिकल मोशन देख रहे हैं वो ग्रेविटी फील्ड के अंदर देख रहे हैं। ग्रेविटी फील्ड के अंदर देखने का मतलब उस बॉडी पर जो फोर्स लगेगा वो कौन सा फोर्स लगेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स ड्यू टू द अर्थ, क्योंकि वह जो बॉडी है वो कहां पर है, इन द ग्रेविटी फील्ड ऑफ अर्थ। अर्थ के ग्रेविटी फील्ड पर है और अर्थ के ग्रेविटी फील्ड पर है तो अर्थ उस पर फोर्स ऑफ ग्रेविटी अप्लाई करेगी, जिसको हम ग्रेविटेशनल फोर्स भी बोल सकते हैं। तो क्या हुआ, जैसे ये पेन मेरे हाथ से छूटेगा तो बस अपन जैसे ये हाथ से छूटा ना उसके बाद की बात करेंगे, क्योंकि उसी के बाद जब मेरे हाथ से ये छूट जाएगा, इस पर जब मेरे हाथ से कोई टच नहीं होगा तो इस पर आपकी अर्थ क्या करेगी, फोर्स लगाएगी। इस फोर्स को अपन फोर्स ऑफ ग्रेविटी भी बोल सकते हैं या ग्रेविटेशनल फोर्स भी बोल सकते हैं। पता लगा फोर्स वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में, तो जब फोर्स वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में तो धीरे धीरे इसकी वेलोसिटी क्या होगी, डिक्रीज, और एक जगह पर जाकर इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो। लेकिन भैया वेलोसिटी तो जीरो होगी लेकिन फोर्स ऑफ ग्रेविटी तो अभी भी लग रहा है, और उस फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से ये वापस नीचे आता है। तो जब हम किसी बॉडी को वर्टिकली अपवर्ड थ्रो करते हैं तो वो थोड़ी देर तक तो ऊपर जाता है फिर वापस नीचे आ जाता है। ऊपर क्यों जाता है, क्योंकि जब आपने इसको वर्टिकली अपवर्ड थ्रो किया तो इसके पास एक इनिशियल वेलोसिटी आ गई, क्योंकि मैंने फोर्स लगाया, ताकत लगाई, मैंने अपनी एनर्जी इसको दी। तो जैसे मैंने अब ताकत लगाई, अरे अभी तो ऊपर नहीं गया क्या, ऊपर नहीं गया ना, मैं इसको थ्रो करूंगा बोले तो मैं इस पर फोर्स लगाऊंगा, मैं इसको अपनी कुछ एनर्जी इसको दूंगा। तो जैसे मैं इसको कुछ एनर्जी दूंगा तो उसकी वजह से इसके पास एक इनिशियल वेलोसिटी आ गई। इस इनिशियल वेलोसिटी की वजह से जैसे ही ऊपर जाने की कोशिश करेगा तो अर्थ बोलेगी भैया मैं आप पर क्या करूंगा, एक फोर्स अप्लाई करूंगा वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में। आपकी अर्थ हर बॉडी को क्या करती है, फोर्स लगाती है किधर की तरफ, वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ठीक, तो अर्थ की वजह से इस पर फोर्स लगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में। अरे डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज द डायरेक्शन ऑफ एक्सीलरेशन। तो आपकी अर्थ ने इस पर एक ग्रेविटेशनल फोर्स लगाया, ग्रेविटेशनल फोर्स लगाने की वजह से इसकी वेलोसिटी क्या होगी, चेंज होगी, क्योंकि फोर्स का डायरेक्शन वेलोसिटी के अपोजिट है तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। वेलोसिटी डिक्रीज होगी तो इसके अंदर क्या प्रोड्यूस होगा, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन। तो जब भी कोई भी बॉडी ग्रेविटी फील्ड के अंदर मूव करेगी तो डेफिनेटली उस पर एक फोर्स लगेगा किधर की तरफ, वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो उसके अंदर एक एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा किधर की तरफ, वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में। लेकिन इस एक्सेलरेशन को ऐसे रिप्रेजेंट नहीं कर इस एक्सेलरेशन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, जी से। तो जैसे ही कहीं पर एक्सेलरेशन जी लिखा आ गया तो ये क्लियर हो गया कि ये एक्सेलरेशन किसकी वजह से प्रोड्यूस होगा, फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से प्रोड्यूस होगा। फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से प्रोड्यूस होगा मींस जब भी किसी बॉडी पर फोर्स लगाएंगे एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। तो जब आपने किसी एक्सेलरेशन को जी से, स्मॉल जी से रिप्रेजेंट किया, स्टैंडर्ड नोटेशन है, तो ये एक्सेलरेशन कौन से फोर्स की वजह से आया, फोर्स ऑफ ग्रेविटी। बोले तो ग्रेविटेशनल फोर्स ड्यू टू द अर्थ, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन बॉडी ड्यू टू द अर्थ। तो साफ पता लग रहा है कि एक्सेलरेशन बोले तो फोर्स वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में, तो इसकी वेलोसिटी डिक्रीज होती जाएगी और एक हाइट पर जाकर वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, उसके बाद वापस बॉडी नीचे आएगी। तो भैया अगर ये सीधा ऊपर गया, सीधा नीचे आया, तो ये बात है कि ये वन डायमेंशनल मोशन है, क्योंकि पार्टिकल बिल्कुल वर्टिकल डायरेक्शन में ही मूव कर रहा है। पहले तो वर्टिकली अपवर्ड जा रहा है, फिर वर्टिकली डाउनवर्ड जा रहा है। तो ये क्लियर हो गया कि ये वन डायमेंशनल मोशन तो है।
अब अगर ड्यूरिंग द मोशन एक्सीलरेशन कांस्टेंट रहे, यहां से लेकर ठेठ यहां तक एक्सीलरेशन अगर कांस्टेंट रहता है तो ये साथ साथ 1D मोशन होने के साथ साथ यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशन भी हो गया। तो अगर आपका पार्टिकल अर्थ सरफेस से मैक्सिमम जो हाइट अटेन कर रहा है बोले तो यहां से लेकर यहां तक यहां पर पहुंचा, तो मैक्सिमम इस हाइट पर पहुंचा, तो अगर मैक्सिमम हाइट अटेन बाय द पार्टिकल इज मच लेस देन रेडियस ऑफ अर्थ मींस ये जो मैक्सिमम हाइट अटेन बाय द पार्टिकल है रेडियस ऑफ अर्थ के कंपैरिजन में बहुत स्मॉल है। रेडियस ऑफ अर्थ कितना होता है 6400 किलोमीटर, किलो का मतलब 10⁻³ मीटर, तो रेडियस ऑफ अर्थ ये होता है। तो अगर आपकी पार्टिकल ने जो मैक्सिमम हाइट अटेन की है, मैक्सिमम हाइट कहां से मेजर करेंगे सरफेस से मैक्सिमम इतना ऊपर गया है, तो अगर ये मैक्सिमम हाइट रेडियस ऑफ अर्थ के कंपैरिजन में बहुत स्मॉल है बोले तो मैक्सिमम हाइट 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर तक है, तो अपन ये मान के चल सकते हैं ड्यूरिंग दिस मोशन इस पार्टिकल पर अर्थ की वजह से जो लगने वाला ये फोर्स है ये कांस्टेंट रहेगा, और फोर्स कांस्टेंट रहेगा तो एक्सीलरेशन भी कांस्टेंट रहेगा। मींस यहां अपन पार्टिकल का वर्टिकल मोशन तो डिस्कस करेंगे, लेकिन यहां अपन ये लेके चलेंगे कि पार्टिकल बहुत ज्यादा हाइट तक नहीं जाएगा। पार्टिकल अर्थ सरफेस से 2 किलोमीटर 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर 50 किलोमीटर तक जाएगा। अगर पार्टिकल इससे भी ज्यादा ऊपर चला गया 100 किलोमीटर 500 किलोमीटर 1000 किलोमीटर, तो भैया फिर उस ड्यूरेशन में अलग अलग जगह पर पार्टिकल पर अर्थ की वजह से लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स अलग अलग होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स अलग अलग होगा, तो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी अलग अलग हो जाएगा। बोले तो अलग अलग जगह पर एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अलग अलग होगा, और एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अलग अलग होगा, तो फिर वो यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशन नहीं होगा। मैं इतना डिस्कस इसलिए कर रहा हूं क्योंकि जब अपन एक चैप्टर पढ़ेंगे ग्रेविटेशन वाला चैप्टर पढ़ेंगे, वहां पर भी हम क्या करेंगे पार्टिकल को अर्थ सरफेस से वर्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो करेंगे, और वहां पर भी अपन देखेंगे मैक्सिमम हाइट अटेन बाय द पार्टिकल की पार्टिकल कितना ऊपर तक गया, लेकिन वहां पर हम लोग ये मैक्सिमम हाइट अलग तरह से निकालेंगे, यहां अलग तरह से निकालेंगे, वहां पर यह वाली चीज अप्लाई नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि वहां हम लोग क्या करेंगे इस पार्टिकल को इतनी वेलोसिटी दे देंगे कि ये अर्थ सरफेस से 1000 किलोमीटर हाइट तक 5000 किलोमीटर हाइट तक 10,000 किलोमीटर हाइट तक चला जाएगा। बोले तो रेडियस ऑफ अर्थ से भी ज्यादा हाइट तक चला जाएगा। तो जब पार्टिकल अर्थ सरफेस से बहुत ज्यादा ऊपर होगा तो ड्यूरिंग द मोशन ग्रेविटेशनल फोर्स सेम नहीं होगा। मींस जब पार्टिकल अगर ऊपर जाता जाएगा अच्छी खासी हाइट पर जाता जाएगा तो ग्रेविटेशनल फोर्स सेम नहीं होगा, और ग्रेविटेशनल फोर्स सेम नहीं होगा तो ये एक्सेलरेशन प्रोड्यूस ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी प्रोड्यूस बाय द अर्थ ऑन दिस बॉडी वो सेम नहीं होगा। बोले तो वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन नहीं होगा। तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस है यहां पर और यहां पर। मैं ये बात बहुत आगे की कर रहा हूं, लेकिन अभी से आपको क्लियर कर रहा हूं कि जब मैं ग्रेविटेशन वाला चैप्टर पढ़ेंगे और वहां न्यूमेरिकल डेरिवेशन सोल्व करेंगे तो वहां पर अपन इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई नहीं कर पाएंगे। बच्चे बोलते हैं सर यहां पर भी तो हमने जब ये थ्रो किया था हमने इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई किया है, यहां पर हम इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई क्यों नहीं कर पा रहे? तो अभी से मैं आपको क्लियर कर रहा हूं कि जब पार्टिकल अर्थ सरफेस के आसपास होता है तो अपन यहां से लेकर यहां तक में ग्रेविटेशनल फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी कांस्टेंट लेके चलते हैं। बोले तो जब h लेस आदि होता है तो इन सब जगह पर अपन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कांस्टेंट लेके चलते हैं। और आप सबको पता है शायद अर्थ सरफेस पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो अर्थ सरफेस के आसपास हाइट पर इन सब पॉइंट्स पर भी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मतलब एक्सेलरेशन प्रोड्यूस बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी।
बोले तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स ड्यू टू द अर्थ। तो उस एक्सेलरेशन को, क्योंकि अगर ये एक्सेलरेशन अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से आ रहा है, तो स्टैंडर्ड नोटेशन है उसको ए से रिप्रेजेंट निकलकर जी से रिप्रेजेंट करेंगे। और बॉडी अगर अर्थ सरफेस से बहुत ज्यादा हाइट पर नहीं जाएगी, अर्थ सरफेस के आसपास ही रहेगी, 2, 5, 10, 20 किलोमीटर हाइट तक की ऊपर जाती है, तो यहां से लेकर यहां तक अपन एक्सेलरेशन क्या लेके चलेंगे 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। लेकिन कल कोई बॉडी 100 किलोमीटर, 500 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर ऊपर तक चल गई, तो अब यहां पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर नहीं आएगा, इससे कम आएगा। तो अगर आपकी बॉडी पार्टिकल बहुत ज्यादा हाइट पर जाएगा, तो उस ड्यूरेशन में फिर एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं होगा, और एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं होगा तो फिर उस बॉडी का मोशन स्टडी करने के लिए हम न्यूटन्स इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई नहीं कर सकते। तो इस टॉपिक की दो बाउंडेशन है, एक तो h लेस देन r होना चाहिए, मैक्सिमम हाइट अटेन बाय द पार्टिकल वो रेडियस ऑफ अर्थ के कंपैरिजन में बहुत कम होना चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या है कि इस पर केवल क्या लगना चाहिए, फोर्स ऑफ ग्रेविटी लगना चाहिए, फोर्स ऑफ ग्रेविटी लगना चाहिए। ओनली फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज अप्लाइड ऑन द बॉडी, मींस बॉडी पर केवल एक ही फोर्स लगना चाहिए, फोर्स ऑफ ग्रेविटी बोले तो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन बॉडी ड्यू टू द अर्थ। लेकिन प्रैक्टिकली अगर अपन बात करते हैं, तो जब हम किसी बॉडी को वर्टिकल अपवर्ड या वर्टिकल डाउनवर्ड थ्रो करते हैं, तो यहाँ एयर होती है, और इस एयर की वजह से भी इस बॉडी पर और भी फोर्स लगते हैं, जो विस्कस फोर्स होता है, बॉयंसी फोर्स होता है। लेकिन हम विस्कस फोर्स, बॉयंसी फोर्स को नेग्लेक्ट करके चलेंगे, और हम बोलेंगे कि जब बॉडी वर्टिकल डायरेक्शन में मूव कर रही है, तो चाहे वो ऊपर जा रही है चाहे वो नीचे जा रही है, इस बॉडी पर केवल फोर्स ऑफ ग्रेविटी ही लग रहा है, इसके अलावा कोई और फोर्स नहीं लग रहा है। ठीक है कि बात? तो यहाँ इस टॉपिक के अंदर दो कंडीशन लेके चलेंगे, एक तो हाइट, मैक्सिमम हाइट अर्थ की कंपैरिजन में बहुत स्मॉल होनी चाहिए, बोले तो आपकी बॉडी मैक्सिमम कितनी हाइट तक जानी चाहिए, 10, 20, 50 किलोमीटर तक हाइट तक जानी चाहिए, और इस बॉडी पर केवल क्या लगना चाहिए, ग्रेविटेशनल फोर्स ही लगना चाहिए। ठीक है, तब जाके ड्यूरिंग द मोशन उसका एक्सेलरेशन क्या रहेगा, कांस्टेंट, और उस एक्सेलरेशन को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, जी से रिप्रेजेंट करेंगे। और इस एक्सेलरेशन का डायरेक्शन हमेशा किधर की तरफ होगा, वर्टिकल डाउनवर्ड। मान लीजिए ये बॉडी है, चाहे ये ऊपर जाए चाहे ये बॉडी नीचे जाए, बॉडी ऊपर भी जा सकती है नीचे भी जा सकती है। देखिएगा ये तो शुरू में तो बॉडी ऊपर जा रही है, फिर वापस जब नीचे आ रही है तो नीचे आ रही है। ठीक है कि नहीं बात? तो बॉडी चाहे ऊपर जाए चाहे नीचे जाए, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द बॉडी ड्यू टू द अर्थ वो हमेशा वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा, और डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन भी वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा। लेकिन इस एक्सेलरेशन को सिंपल एक्सेलरेशन नहीं बोलकर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बोलते हैं, और इसको ए से रिप्रेजेंट नहीं करके किससे रिप्रेजेंट करते हैं, जी से। थोड़ा थोड़ा क्लियर आया हुआ होगा कि मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो अगर h लेस देन r है और फोर्स केवल ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, तभी जाकर हम इस वर्टिकल मोशन अंडर ग्रेविटी को क्या बोल सकते हैं, वन डायमेंशनल मोशन विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अब इस वर्टिकल मोशन अंडर ग्रेविटी को भी हम डिफरेंट पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। व्हेन पार्टिकल is thrown vertically upward from the ground, तो भैया आपने क्या करा, ये पार्टिकल था, ये ग्राउंड था, इस पार्टिकल को वर्टिकली अपवर्ड थ्रो किया विद वेलोसिटी u। तो जैसे आप इसको वर्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो करेंगे, जैसे मेरे हाथ से ये छूटेगा इसके पास वेलोसिटी कितनी आ गई u, और जैसे ये मेरे हाथ से छूटा
इस पर केवल क्या करेगी, अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स लगाएगी, उसकी वजह से इसके अंदर एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होगा कितना जी, कौन से डायरेक्शन में, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो एक्सीलरेशन का डायरेक्शन वेलोसिटी के अपोजिट है, एक्सीलरेशन मतलब फोर्स का डायरेक्शन वेलोसिटी के अपोजिट है, तो इसकी वेलोसिटी धीरे 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 डिक्रीज होती जाएगी। जब फोर्स वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है तो वेलोसिटी धीरे धीरे डिक्रीज हो जाएगी और एक हाइट पर जाकर वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो। अब इसके पास वेलोसिटी तो जीरो हो गई, लेकिन इस पर फोर्स अभी भी लग रहा है क्योंकि अर्थ अभी भी इस पर फोर्स लगा रही है। तो अब चूंकि इसके पास वेलोसिटी जीरो है, इसके पास कोई एनर्जी नहीं है, तो इस फोर्स के अगेंस्ट ये ऊपर नहीं जाएगी। तो ये कब तक ऊपर जाएगा, जब तक कि इसकी वेलोसिटी जीरो नहीं हो जाती। जब इसकी वेलोसिटी जीरो हो गई तो अब ये इस फोर्स के अगेंस्ट वर्क नहीं कर सकती, तो अब इसको इस फोर्स के हिसाब से कहां आना पड़ेगा, नीचे। तो अब ये नीचे आएगी और वापस ग्राउंड पर आ जाएगी। बोले तो यहां से थ्रो किया और वापस यहां पर आ गई। तो इसका मतलब ये पार्टिकल कब तक ऊपर जाता रहेगा, जब तक कि इसकी वेलोसिटी जीरो नहीं होगी। तो एक बात दिमाग में बिठा लेना कि मैक्सिमम हाइट पर, जब पार्टिकल मैक्सिमम हाइट पर ऊपर पहुंच जाएगा तो वहां पर वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो। क्योंकि जब तक वेलोसिटी जीरो नहीं होगी तब तक वो ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट ऊपर जाता रहेगा, जाता रहेगा, जाता रहेगा। नीचे आना तभी शुरू करेगा जब वेलोसिटी जीरो होगी। तो आज के बाद जब भी मैक्सिमम हाइट आए, दिमाग में आना चाहिए, अरे मैक्सिमम हाइट वाले पॉइंट पर तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो अपन को क्या करना है, इस मोशन को स्टडी करना है। इस मोशन में वो आपसे कुछ भी बोल सकता है, बताओ जब ये मैक्सिमम हाइट के आधे पर पहुंचेगा तब इसकी वेलोसिटी बताओ, मैक्सिमम हाइट के आधे पर पहुंचेगा, आधे तक पहुंचने का टाइम बताओ। तो वो अपन से कुछ भी पूछ सकता है। तो अपन से कुछ भी पूछ सकता है तो अपन यहाँ पर इक्वेशन ऑफ मोशन राइट कर ले, ताकि उन इक्वेशन ऑफ मोशन के थ्रू वो जो भी पूछना चाहेगा अपन निकाल लेंगे। तो लेट अस सपोज आफ्टर t सेकंड पार्टिकल यहाँ पर आ गया, इसकी वेलोसिटी कितनी है v और इसका यहां से यहां तक का डिस्प्लेसमेंट कितना है s। तो अगर मैं इसकी वेलोसिटी v निकालना चाहूंगा तो ओरिजिनल इक्वेशन है v वेक्टर इक्वल टू u वेक्टर प्लस a वेक्टर t। तो आपको u वेक्टर और a वेक्टर का डायरेक्शन देखना पड़ेगा। तो भैया लोगों में क्या करूंगा, मेरी हैबिट क्या है, वेलोसिटी वाली डायरेक्शन को पॉजिटिव लेने की है। तो जो भी वर्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन में आएगा वो पॉजिटिव आएगा और जो भी वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगा वो नेगेटिव आएगा। मैं यहाँ डायरेक्शन शो करने के लिए प्लस एन केब या माइनस एन केब नहीं लिखूंगा, केवल प्लस और माइनस लिख दूंगा। तो v इक्वल टू v वेक्टर इक्वल टू u वेक्टर प्लस a वेक्टर d है। तो इनिशियल वेलोसिटी अपवर्ड डायरेक्शन में तो प्लस u प्लस a वेक्टर d, a किसके इक्वल है, g के इक्वल है। लेकिन एक्सीलरेशन की डायरेक्शन किधर की तरफ है, डाउनवर्ड। बोले तो इनिशियल वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में, वर्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन को मैंने पॉजिटिव लिया है तो डाउनवर्ड डायरेक्शन को क्या लेना पड़ेगा, नेगेटिव मल्टीप्लाई बाय t। यहां से यहां तक का डिस्प्लेसमेंट देखना है तो s इक्वल टू ut u वेक्टर t, u वेक्टर को क्या ले लिया, पॉजिटिव प्लस हाफ a वेक्टर, तो एक्सीलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में तो माइनस g स्क्वायर, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2 एक्सीलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में, डिस्प्लेसमेंट अपवर्ड डायरेक्शन में। तो मेरे पास ये तीन इक्वेशन आ गई। अब इन तीन इक्वेशन से मैं से जो भी चीज पूछना चाहूं मैं निकाल के फेंक सकता हूं। लेकिन जनरल केस में अपन को बोला जाता है व्हेन पार्टिकल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड फ्रॉम द ग्राउंड। तो मैक्सिमम केस में क्या पूछेगा, मैक्सिमम हाइट अटेन बाय द पार्टिकल, कि भाई मैक्सिमम हाइट कितनी उसने अटेन करी है, तो कितना वो ऊपर तक गया है। फिर क्या पूछ सकता है, टाइम टेकन टू रीच द मैक्सिमम हाइट, और ये भी पूछ सकता है भैया थ्रो करने की कितने देर बाद वो वापस वहीं आया, जिसको अपन बोलेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट। मैं ये दो तीन चीजें निकालूंगा, लेकिन एग्जाम में वो आपको आपसे बीच में से कुछ भी चीज पूछ सकता है। तो सबसे पहले बात करेंगे टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू रीच मैक्सिमम हाइट। जब भी पार्टिकल मोशन करता है, मूव करता है,
तो आपको कुछ भी चीज बात करनी हो, आपको सबसे पहले इनिशियल और फाइनल पॉइंट पता होने चाहिए, क्योंकि अगर आपको इनिशियल और फाइनल पॉइंट नहीं पता तो आपको ये नहीं पता पर लगेगा शुरू में वेलोसिटी कितनी थी, यहां से यहां तक जाने में कितना टाइम लगा, यहां से यहां तक का कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, क्योंकि पॉइंट चेंज हो जाएगा, सब चेंज हो जाएगा। देखना कैसे, मैं कहना क्या चाह रहा हूं, लेट अस सपोज ये ए है, ये बी है, ये सी है ना। यहां से टाइम काउंट करना शुरू किया, यहां पर आते आते 10 सेकंड, यहां पर आते आते 15 सेकंड, यहां से यहां तक का डिस्प्लेसमेंट 5 मीटर, ये डिस्प्लेसमेंट 15 मीटर, यहां पर वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड, यहां पर वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड। तो अगर मैं ए से बी तक की बात करूंगा तो ए इनिशियल हुआ, बी फाइनल हुआ। जब ए इनिशियल हुआ तो इनिशियल पॉइंट पर वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड, तो ये मेरी इनिशियल वेलोसिटी हुई। यहां से यहां तक की बात करूंगा तो टाइम कितना लगा, 10 सेकंड, तो यहां से यहां तक के लिए टी आएगा 10 सेकंड, डिस्प्लेसमेंट आएगा कितना, 5 मीटर। लेकिन अगर मैं इसी मोशन में ए से सी तक की बात करता तो ए इनिशियल सी फाइनल होता, तो इनिशियल वेलोसिटी 2 मीटर होती और सी पर जो वेलोसिटी आती वो क्या थी, फाइनल वेलोसिटी। यहां से यहां तक की बात करूंगा तो अब की बार टाइम कितना आएगा, 15 सेकंड। यहां से यहां तक की बात करूंगा तो डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा, 15 मीटर। और अगर बी से सी तक की बात करता तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी आती है, 10 मीटर पर सेकंड, क्योंकि जब मैं बी से सी तक की बात कर रहा हूं तो बी इनिशियल पॉइंट हुआ और सी फाइनल पॉइंट हुआ, तो 10 मीटर पर सेकंड इनिशियल वेलोसिटी आती। बी से सी तक का टाइम कितना लगेगा, 5 सेकंड। बी से सी तक का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, 10 मीटर, कितना होगा, 10 मीटर। तो भैया लोगों पॉइंट चेंज होते हैं, दुनिया बदल जाती है। जब ए से बी की बात करते हो तो इनिशियल 2 आता है, टाइम 10 सेकंड आता है, डिस्प्लेसमेंट 5 मीटर आता है। लेकिन जब बी से सी तक की बात करती हो तो इनिशियल 10 मीटर आता है, यहां से यहां तक का टाइम कितना आता है भैया, 5 सेकंड आता है, और यहां से यहां तक का डिस्प्लेसमेंट कितना आता है, 10 मीटर। तो मोशन में ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आप कहां से कहां तक की बात करो। आप यो सोचो ना, आप बूंदी से कोटा जा रहे हो तो आप बूंदी से कोटा तक की बात करो कि बूंदी से तालेड़ा तक की बात कर रहे हो कि तालेड़ा से कोटा तक की बात करो। क्योंकि अगर मैं बूंदी से कोटा गया 1 घंटा लगा तो बूंदी से कोटा के लिए टाइम इंटर हुआ 1 आवर, और बूंदी से तालेड़ा के लिए टाइम इंटर हुआ लेट अस सपोज 20 मिनट। बूंदी से कोटा तक की अगर अपन बात करें तो पता लगा डिस्प्लेसमेंट हुआ 35 किलोमीटर, लेकिन बूंदी से तालेड़ा तक की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट हुआ 15 किलोमीटर। तो पॉइंट चेंज होते ही सब कुछ बदल जाता है। तो मेन इंपॉर्टेंट बात मोशन में पॉइंट भी आप कहां से कहां तक की बात कर रहे हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू रीच मैक्सिमम हाइट, तो मैं कहां से टाइम काउंट करना शुरू करूंगा, मैं कहां से कहां तक की बात करूंगा कि मैंने यहां से थ्रो किया तो ये जब मैक्सिमम हाइट पर पहुंचा तो यहां तक पहुंचने का टाइम कितना लगा, बोले तो ए से टाइम काउंट करूंगा और करते करते कहां तक टाइम काउंट करूंगा, बी तक। तो मैंने कहां से कहां तक की बात करी, कहां से कहां तक की बात की, ए से लेकर बी तक की बात की। तो ए मेरा इनिशियल पॉइंट हो गया और बी मेरा क्या हो गया, फाइनल पॉइंट हो गया। ठीक है, जैसे ही ये बी पर पहुंचा, मैक्सिमम हाइट पर पहुंचा, वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 0। तो मैक्सिमम हाइट पर वेलोसिटी 0 है, इनिशियल पॉइंट पर वेलोसिटी कितनी है, यू, कौन से डायरेक्शन में, वर्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन में। मेरे को यहां से यहां तक का टाइम बताना है तो मैं यहां से टाइम काउंट करना स्टार्ट करूं और यहां तक करता हूं टाइम काउंट। तो जब टाइम की बात करूंगा तो यहां तो 0 हो गया और यहां आते आते t हो गया। तो मेरे को ये t टाइम ही बताना है कि यहां से यहां तक आने का कितना टाइम लगा है। क्लियर? तो आप थोड़ा सा गौर फरमाओ, फाइनल पॉइंट पर मेरे को वेलोसिटी पता है और इनिशियल से फाइनल तक जाने का मेरे को टाइम पता है। तो अगर मेरे को फाइनल पॉइंट पर वेलोसिटी पता है और टाइम फाइंड आउट करना है तो मैं कौन सा इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई करूंगा, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या बोलता है, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, लेकिन a को किससे लिखेंगे, g से, और वो कौन से डायरेक्शन में, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो आपने बोला इफ फाइनल पॉइंट पर वेलोसिटी 0 है और फाइनल पॉइंट पर वेलोसिटी 0 होने का मतलब फाइनल पॉइंट कहां पर है, मैक्सिमम हाइट पर है। तो ए से बी तक का टाइम कितना लगा, t, क्योंकि मैं ए से बी तक की बात कर रहा हूं तो यहां सब्स्टिट्यूट कर देंगे, v इक्वल टू 0, इनिशियल वेलोसिटी u हो गई और ये u कौन से डायरेक्शन में, अपवर्ड डायरेक्शन में, और एक्सेलरेशन कौन से डायरेक्शन में, डाउनवर्ड, इसलिए मैंने माइनस लिखा है, माइनस t।
और इस टी की वैल्यू क्या हो जाएगी, कैपिटल टी। यहां से घड़ी देखनी शुरू करी और यहां तक घड़ी देखी तो उस टाइम को मैंने केवल क्या बोल दिया, कैपिटल टी। तो इनिशियल पॉइंट पर वेलोसिटी यू अपवर्ड डायरेक्शन में, फाइनल पॉइंट पर वेलोसिटी 0 और यहां से यहां तक आने का टाइम कितना लगा, कैपिटल टी। तो वही सब्स्टिट्यूट कर दिया, इस माइनस जीटी को इधर ले जाऊंगा तो प्लस जीटी, तो टी इक्वल टू कितना हो गया, u अपॉन जी। तो ये हो गया टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू रीच मैक्सिमम हाइट। आप सब जानते हैं कि एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कांस्टेंट है, क्योंकि यहां पर ये मान के चल रहे हैं कि ड्यूरिंग द मोशन एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कांस्टेंट है, या ढंग से बोलो ड्यूरिंग द मोशन फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द पार्टिकल ड्यू टू दैट कांस्टेंट है। तो फोर्स कांस्टेंट है तो एक्सीलरेशन भी कांस्टेंट है। तो यहाँ एक बात पता लगा, टाइम ऑफ फ्लाइट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इनिशियल वेलोसिटी। तो जितनी ज्यादा आप इनिशियल वेलोसिटी देंगे, इसको ऊपर तक जाने में उतना ही टाइम लगेगा। लेकिन इतना भी पर मत फेंक देना कि h जो है, ये हाइट जो है वो अर्थ के कंपैरिजन में स्मॉल नहीं रहे, क्योंकि अर्थ के कंपैरिजन में स्मॉल नहीं रहेगी, बहुत ज्यादा स्मॉल नहीं रहेगी, स्मॉल तो रहे लेकिन बहुत ज्यादा स्मॉल नहीं रहेगी। तो आप इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि जब पार्टिकल 100 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, 500 किलोमीटर हाइट पर चल जाएगा तो अब ड्यूरिंग द मोशन फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स कांस्टेंट नहीं होगा, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी कांस्टेंट नहीं होगा। तो इसका मोशन स्टडी करने के लिए हम इन इक्वेशंस को अप्लाई नहीं कर पाएंगे। ठीक है कि नहीं बात। अब सेकंड पॉइंट देखते हैं। सेकंड पॉइंट यहां पर देखते हैं, मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट अटेन बाय द पार्टिकल, कि मैक्सिमम हाइट कितनी उसने अटेन करी है। तो अगेन आप मैक्सिमम हाइट निकालना चाहते हैं कि यहां से आपने थ्रो किया, यहां तक पहुंचा, तो हाइट निकालने से, मैक्सिमम हाइट निकालने से मतलब मेरे को यहां से यहां तक की हाइट बताने की। यहां पर पहुंचा तो ये हाइट हुई, यहां पर पहुंचा तो ये हाइट हुई, यहां पर पहुंचा तो ये हाइट हुई, यहां पर पहुंचा तो ये हाइट हुई। उसके बाद तो नीचे आना शुरू हुआ, बोले तो ये हाइट जो होगी वो क्या होगी, मैक्सिमम होगी। तो एक तरह से मेरे को यहां से यहां तक की डिस्टेंस बतानी है, तो एक तरह से मेरे को पता है क्या है, इनिशियल पॉइंट से इस फाइनल पॉइंट तक का क्या बताना है, डिस्प्लेसमेंट। तो अगर मैं क्या करूं, इनिशियल पॉइंट ए से इस मैक्सिमम हाइट वाले पॉइंट तक का ये डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट कर लूं, ये डिस्प्लेसमेंट मेरे को पता लग जाए, तो इसका मतलब इस डिस्प्लेसमेंट का जो मैग्नीट्यूड होगा वो यहां से यहां तक की डिस्टेंस ही तो होगा, और यही तो मेरी क्या आ जाएगी, मैक्सिमम हाइट। बोले तो इतना मैक्सिमम ऊपर तक गया, तो मेरे को यही फाइंड आउट करना है। तो मेरे को कहां से कहां तक का डिस्प्लेसमेंट बताना है, ए से लेकर बी तक का। बोले तो ए इनिशियल हुआ और बी फाइनल हुआ। जैसे ही बी फाइनल हुआ, बी मैक्सिमम हाइट पर है, तो ये पता याद आ जाना चाहिए कि यहां पर आते वेलोसिटी 0 की। ए पर वेलोसिटी कितनी है, यू, कौन सी डायरेक्शन में, वर्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन में। मैं यहां से डिस्प्लेसमेंट मेजर करना शुरू किया, और जब बी पर पहुंचा तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, h, और वो भी कौन से डायरेक्शन में, वर्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन में। यहां से यहां तक का डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू कितना हुआ, h, और वो क्या हो गया, वर्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन में। और यही डिस्प्लेसमेंट s की यही वैल्यू मेरे को फाइंड आउट करनी है, मेरे को यही फाइंड आउट करना है कि ये h कितना है। तो एक बात बताइए, फाइनल पॉइंट पर आपको वेलोसिटी पता है, डिस्प्लेसमेंट आपको फाइंड आउट करना है, फाइनल पॉइंट पर वेलोसिटी पता है, और इनिशियल से फाइनल तक का डिस्प्लेसमेंट आपको फाइंड आउट करना है। तो आप इन तीनों में से कौन सी इक्वेशन लगाना पसंद करेंगे, तो v और s किस में आता है भैया, थर्ड में। तो मैं कौन सी इक्वेशन लगाना पसंद करूंगा, थर्ड। क्या है, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। लेकिन भैया लोगों, एक्सेलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में, इसलिए मैंने क्या लिख दिया, माइनस। तो पता लगा फाइनल पॉइंट पर वेलोसिटी 0 है, और इनिशियल से फाइनल तक का डिस्प्लेसमेंट कितना है, h है। s की वैल्यू कितनी है, h। यहां पर ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, u स्क्वायर माइनस 2gh। तो साफ पता लग रहा है h इक्वल टू कितना हो गया, u स्क्वायर अपॉन 2g। कितना हो गया, u स्क्वायर अपॉन 2g। अब थर्ड पॉइंट की बात करते हैं, और बात करते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट।
टाइम ऑफ फ्लाइट बोले तो कितनी देर तक उड़ा, कितनी देर तक उड़ा, टाइम ऑफ फ्लाइट बोले तो कितनी देर तक उड़ा। तो मेरे को कहां से कहां तक का टाइम बताना पड़ेगा। तो जैसे मैंने इसको थ्रो किया मैं टाइम काउंट करना स्टार्ट करूंगा और जब ये मेरे वापस हाथ पर आएगा तब तक मैं टाइम काउंट करूंगा। बोले तो इसको थ्रो करने से लेकर वापस ग्राउंड तक आने में कितना टाइम लगा, बोले तो कितनी देर उड़ा। तो कितनी देर उड़ा, तो कितनी देर उड़ा, यहां से थ्रो किया तो यहां से थ्रो करते टाइम काउंट करना स्टार्ट किया, टाइम काउंट करते गए करते गए करते गए करते गए करते गए और जब वापस ये ग्राउंड पर आया तब तक आपने टाइम काउंट किया। तो टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब इसको अर्थ से मतलब ग्राउंड से फेंकने से लेकर वापस ग्राउंड तक आने का टाइम बताना है। तो टाइम कहां से काउंट करना स्टार्ट किया टाइम ऑफ फ्लाइट करने के लिए, ए से, और कहां तक काउंट किया, अरे वापस ए तक। तो टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब आपको क्या करना है, ए से लेकर ए तक का टाइम बताना है, ए से लेकर ए तक का टाइम बताना है। जब ए इनिशियल है और ए ही फाइनल है, जब मैंने ए से थ्रो किया तो टाइम कितना था 0 और जब ये वापस ए पर आ गया तो टोटल टाइम कितना हो गया टी डैश। मेरे को यही टाइम टी डैश बताना है। तो आप में से मेरे को फटाफट कौन बताएगा जब ये ए से गया और वापस ए पर आ गया। तो एक चीज मेरे को पता लगी, और चीज पता लगी हो नहीं लगी हो, लेकिन एक चीज मेरे को पता लगी, बताओ क्या क्या पता लगी मेरे को, डिस्प्लेसमेंट। क्योंकि ए से वापस ए पर आ गया तो इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया 0। क्योंकि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, लेंथ ऑफ स्ट्रेट लाइन जॉइनिंग इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। तो मेरे को डिस्प्लेसमेंट पता लग गया, टाइम मेरे को फाइंड आउट करना है। तो मैं कौन सी इक्वेशन अप्लाई करूंगा इन तीनों में से, फर्स्ट सेकंड थर्ड में से कौन सी अप्लाई करूंगा भैया लोगों, कौन सी, सेकंड, क्योंकि सेकंड में एस आएगा और सेकंड में डी आएगा। तो यहां लिख दो एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ माइनस जीटी स्क्वायर। तो आपने बोला टाइम ऑफ फ्लाइट में ए से फेंका, ए पर यार कितनी देर तक उड़ा, तो यहां पर प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट और वापस जिस जगह पर वो आके गिरा वो दोनों सेम है। तो ए से चला ए पर ही पहुंचा तो डिस्प्लेसमेंट 0। तो जब ये वापस ए पर आ गया तो टोटल टाइम कितना हो गया टी डैश। तो यू एस की जगह तो 0, यू टी डैश माइनस हाफ जी टी डैश स्क्वायर, टी डैश कॉमन आ गया, यू माइनस हाफ जी टी डैश हो गया इक्वल टू 0। इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन 0 है, इसका मतलब या तो ये 0 है या ये 0। तो आइदर दिस 0 और दिस 0। अगर ये 0 है तो टी डैश इक्वल टू 0 और अगर u माइनस हाफ जी टी डैश 0 है तो टी डैश इक्वल टू कितना हो गया 2u अपॉन g। तो पता लगा डिस्प्लेसमेंट 0 होने के लिए टाइम की कितनी वैल्यू आई, 2 वैल्यू आई। और साफ पता लग रहा है, एक तो जब आपने थ्रो किया तब भी डिस्प्लेसमेंट 0 है, तो जब थ्रो किया तब टाइम 0 था, डिस्प्लेसमेंट भी 0 है, और जब टाइम 2u अपॉन g हो गया तो भी डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया 0। तो टाइम ऑफ फ्लाइट कौन सा वाला होगा, इसको नीचे से ऊपर तक और ऊपर से नीचे तक आने का टाइम होगा। ठीक है कि नहीं बात। तो दो टाइम पर डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि ये s इक्वल टू 0 के लिए टाइम की वैल्यू आई है, s इक्वल टू 0 के लिए टाइम की आज 2 वैल्यू आई है, एक तो ये वाली वैल्यू आई है और एक ये वाली वैल्यू आई है। तो ये वाली वैल्यू तो कौन सी है, जब आपने थ्रो किया ही था, और ये वाली वैल्यू कौन सी आई है, जब थ्रो करने के बाद ऊपर गया और वापस नीचे आया। तो कौन सा टाइम ऑफ फ्लाइट होगा, ये वाला, कितनी देर तक उड़ा, बोले तो नीचे से ऊपर तक और ऊपर से नीचे तक आने का टाइम। तो टाइम ऑफ फ्लाइट टी डैश इक्वल टू कितना हो गया 2u अपॉन जी, और भैया लोगों u अपॉन जी क्या है t, तो u अपॉन जी की जगह क्या लिख दो t, तो ये कितना हो गया 2t। तो गौर फरमाइएगा ये t क्या था, ये t क्या था, ग्राउंड से मैक्सिमम हाइट तक जाने का टाइम। ये t क्या था, टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू रीच मैक्सिमम हाइट, बोले तो a से b तक का जाने का टाइम। और टाइम ऑफ फ्लाइट क्या आया, यहां से b तक का और b से वापस a तक का टाइम, और ये टोटल टाइम कितना है 2t।
तो ये बात तय है, ये 2t कब आएगा, यहां से यहां तक का तो टाइम t है, तो इसका मतलब यहां से यहां तक का टाइम भी कितना होना चाहिए t, क्योंकि नीचे से ऊपर तक का टाइम t, तो ऊपर से नीचे तक का भी टाइम t, तभी जाकर ये टोटल टाइम कितना आएगा, 2t आएगा। इसका मतलब मैं यूं बोल सकता हूं, नीचे से ऊपर तक जाने में टाइम t लगेगा, तो ऊपर से नीचे तक आने में टाइम भी t लगेगा। बोले तो जितने टाइम पर वो मैक्सिमम हाइट पर जाएगा उतने ही टाइम में मैक्सिमम हाइट से वापस नीचे आएगा, क्योंकि टाइम ऑफ फ्लाइट में तो क्या होगा, यहां से यहां तक का टाइम प्लस यहां से यहां तक का टाइम, और ये टाइम कितना है 2t, यहां से यहां तक का टाइम कितना है t, तो ये टाइम 2t तब होगा जब b से a तक का भी टाइम कितना होगा, t होगा। तो पार्टिकल नीचे से ऊपर तक जाने में जितना टाइम लेगा उतना ही ऊपर से नीचे तक आने में टाइम लेगा। तो ये हो गया टाइम ऑफ फ्लाइट। अब अगर अपन एक चीज देखना चाहें तो क्या हुआ, जब हम किसी पार्टिकल को वर्टिकल अपवर्ड थ्रो करेंगे तो पार्टिकल ऊपर जाता जाएगा, लेकिन जैसे जैसे ऊपर जाता जाएगा उसकी वेलोसिटी क्या होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी। क्यों, क्योंकि उस पार्टिकल पर ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन पे, तो वेलोसिटी डिक्रीज होती जाएगी और मैक्सिमम हाइट पर जाके वेलोसिटी 0 हो जाएगी। तो अगर आपको यहां से यहां तक जाने में टाइम बताना है तो यहां से यहां तक जाने में टाइम कितना होगा, u/g। आपको यहां से यहां तक की हाइट बतानी है, मैक्सिमम हाइट कितनी आएगी, u²/2g, और टाइम ऑफ फ्लाइट कितना आएगा 2u/g। ठीक है, तो चलो आज के लिए इतना सब होता है, फिर कल अपन आगे स्टडी करेंगे।